सौंदर्य। हाँ, सौंदर्य वह है जो हमें संतोषप्रद, हर्ष और पूर्ण संगतता के भाव से भर देता है। क्वेश्चन मार्क है ये। हाँ, अच्छा, तो फिर बाद में ये प्रश्न किया गया है क्या श्रेणी से, कैसे? ये तो अर्ली कल्चरल राइटिंग है, तो प्रश्न तो करने वाला कौन होगा उस समय? प्रश्न नहीं, उन्होंने खुद ने वो एक लेख लिखा था ना, वो एक संवाद है। उन्होंने खुद ही जैसे एक प्ले लिखते हैं वैसे ही एक संवाद है विल्सन और अच्छा, हाँ, के, ये वो। केशव के बीच में। ये आगे आ रहा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, हम्म। ये आगे चल रहा है। बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और जिस तरीके की ये भाषा है थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट तरीके की है, ये पूरा का पूरा ही। ठीक है। एक गुलाब की सुंदरता उसके सौष्ठव में नहीं तो किसमें निहित है? हाँ, क्यों उसका पूरा प्रभाव। इसके अंदर एक्चुअल में ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी सुंदरता, और हर चीज की अपनी अपनी तरीके की सुंदरता है। अब फूल की आप सुंदरता कहोगे तो वो किस चीज के अंदर निहित है? हम्म, आप किसी व्यक्ति की सुंदरता कहोगे तो उसके अंदर वो फूल वाले गुण तो नहीं होंगे। भाई सब की नेचर अलग अलग तरीके की है, बनावट अलग अलग तरीके की है, तो हर के अंदर सौंदर्य उसका अपने तरीके का होना चाहिए। अगर आप मछली की बात करेंगे तो उसका सौंदर्य आप किसी व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकते। तो उसकी अपने अंदर वो तो सौंदर्य को अपने आप में, अगर संगीत की बात करें तो उसका सौंदर्य किस चीज के अंदर है, वो तो एक अलग चीज है। तो उसके कौन से तो तत्व हैं, हम किन मानकों के ऊपर ये कहें कि ये चीज सुंदर है, और कौन सी चीज उसके अंदर और उसको बढ़ा देती है, तो क्या क्या तत्व होने चाहिए, और कैसे वो आकार के अंदर वो तत्व कैसे काम करते हैं, फूल में कैसे काम करेंगे, संगीत के अंदर कैसे काम करेंगे। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा। हम्म, तो वो जो उसकी बनावट है इसकी गुलाब की, हम्म, वो जितनी परफेक्ट है, पंखुड़ियां जैसी उसकी कटी हुई हैं। अब वही उसको अपन कहें नहीं, इसको अपन गेंदे के जैसा बना देते हैं, तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं बना। इसकी तो जो प्रकृति ने जिस तरीके का बनाया है वो परफेक्ट है एकदम, और ये वाली चीज ऐसे परफेक्ट है। तो गुलाब की सुंदरता उसके सौष्ठव में नहीं तो किसमें है? क्यों उसका, हाँ, क्यों उसका पूरा प्रभाव वह संतोषप्रद पूर्णता लिए रहता है जो इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है? हाँ, क्या इसलिए नहीं क्योंकि प्रकृति ने सौंदर्य के तीन तत्वों को सामंजस्यपूर्ण अनुपात में सम्मिश्रित किया है? हाँ, रंग, सुगंध और रूप। ये तीन चीज, मतलब ये डिफाइन कर दिया सुंदरता के अंदर कौन कौन से तत्व हैं। एक तो रंग है, एक सुगंध है, और एक रूप है। अब मनुष्य की बात करें तो रूप तो उसमें हो सकती है, हो सकता है ये तत्व। अब सुगंध की और रंग की बात करो, रंग आप कॉम्प्लेक्शन की तो फिर भी बात कर सकते हैं। गुलाब के अंदर आप सुगंध की बात कर सकते हैं, रूप की बात कर सकते हैं, रंग की भी बात कर सकते हैं। संगीत की बात करें तो अब उसके अंदर रूप तो संगीत का क्या होगा, सुगंध क्या होगी और रंग क्या होगा। तो वैसे ही ये अलग अलग तत्वों का ऐसे कि इसको लें तो अब इसमें तीनों तत्व कैसे, किस रूप में और किस अनुपात के अंदर मिले हैं, वो विवेचन करेंगे इसके अंदर। ये एक बड़ी बढ़िया चीज है वैसे तो, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट देखने ही नहीं मिलता कि भी हम कैसे इसको डिफाइन करें। सुंदरता बड़ी सुंदर चीज है। तो जी हम, ये कविता बड़ी सुंदर है, तो अब ये दो कविताएं हैं, तो अब इसमें ज्यादा सुंदर कौन सी है? या ये दो फूल हैं और दोनों ही सुंदर हैं, ये भी है। ये सारी इसमें धीरे धीरे, अब इसमें ये प्रश्न हो गया रंग, सुगंध और रूप, तीनों का सामंजस्यपूर्ण अनुपात में सम्मिश्रित किया है इसने, प्रकृति ने। अब अब सुंदर सुंदरता, हाँ,
अब सुंदरता इनमें से किन्हीं भी दो तत्वों में स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो सकती है, हाँ। और जहाँ ऐसा होता है वहाँ तीसरे का प्रवेश संभवतः सुंदरता के उस विशेष प्रकार की पूर्णता को क्षति नहीं, पहुंचाएगा। प्रकार विशेष की पूर्णता को हाँ, क्षति उस पहुँचाएगा। प्रकार, उस प्रकार विशेष की पूर्णता को क्षति पहुंचाएगा। हाँ। भई आप रंग डाल दोगे, एक मूर्ति है, शिवलिंग है, अब आप उसको कहो कि जी इसमें रंग वाली बात, इसमें मैं अब डेकोरेशन कर दूँ, तो आप कहेंगे यार इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है इसकी, वो वैसे ही पड़ी रहने दो। जैसे माँ श्री अरविंद की जो फ़ोटोएँ लोग आजकल उसको सुपर इम्पोज़ करके उसको ऐसा लाइव सा दिखाते हैं, जबकि उसकी ओरिजिनल जो ब्यूटी है, वो ओरिजिनल के अंदर हम देखते रहे इसकी जो ग्रेस है, वो जैसे ही आप उसके साथ छेड़-छाड़ करते हो, वो चली जाती है। कोई कलाकृति है, काँसे की कोई मूर्ति है, उसकी जो सुंदरता है, आप कहें मैं इसके ऊपर होठों पे रंग कर देता हूँ, आँखों को लाल कर देता हूँ, आप कहेंगे नहीं, 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 नहीं। तो जैसे ही आप कोई उसके ऊपर सुपर इम्पोज़ करते हैं, उसके अपनी जो प्रकृति है, उसके अलावा तीसरे का प्रवेश संभवतः उसकी सुंदरता के उस प्रकार विशेष की पूर्णता को क्षति पहुँचाएगा। जैसे कि मूर्ति हाँ, आ गया ना ये मूर्ति कला में, जहाँ रूप अपने स्वतंत्र अस्तित्व में एक पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। रूप है उसके अंदर, सुगंध भी नहीं है, वो भी मूर्ति है, आप सुगंध उसमें लगाओगे तो सुगंध आएगी, नहीं तो उसके अंदर अपने आप में जो आप इंद्रियों से ग्रहण करते हो नाक से, वो वाली सुगंध तो उसमें आएगी नहीं, न उसमें रंग वाली बात है। भाई ठाकुर जी की मूर्ति है, अब जो भी उसका एक जिस भी आप पत्थर की है, लकड़ी की है, जिस भी धातु की बनी है, वैसी वो है। अब उसमें रंग आप कहो जी चित्रकला वाले रंग हैं, वो तो उसमें नहीं है। एक पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, पर उसमें कहीं आपको कोई ये उसमें अभाव महसूस नहीं होता, जी ये वाले और होते तो कितनी बढ़िया होती, कभी ऐसा नहीं होता। जो कई मूर्तियों का श्री अरविंद विवेचन करते हैं भारतीय संस्कृति के आधार में, एक-एक की भाव भंगिमा, उसमें ही आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसमें दूसरे वालों की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो पर उसका भी विवेचन करेंगे कि उसका रंग क्या है और उसकी सुगंध क्या है। तीनों तत्व तो रहते ही रहते हैं, पर उसके अंदर वो सुगंध क्या रूप ले लेती है और रंग क्या रूप ले लेता है। तो ये तो हो गया। और सामंजस्यपूर्ण रूप से सुगंध के साथ सम्मिश्रित होता है, क्योंकि चरित्र या भाव मानव रूप की सुगंध है। अब ये हो गई ना, मनुष्य के अंदर या आप कोई आकृति है, मूर्ति है, उसका जो रूप है, वो उसकी सुगंध है। वैसे ही जैसे ध्वनि, काव्य तथा संगीत की सुगंध है। तो अब ध्वनि, आप अगर संगीत कर रहे हो तो आप कहेंगे भी इसमें सुगंध, तो काव्य अरे के इसमें तो आहा! ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है भई। आपने तो गाना बड़ा मीठा गाया, तो आप कहे यार मीठे का इससे कैसे आप जोड़ते हैं? तो वैसे ही काव्य तथा संगीत की सुगंध है ध्वनि। पर यदि कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति पर रंग चढ़ा देता है, तो वो प्रभाव हमें अरुचिकर लगता है, क्योंकि वह दिखावटी या भड़कीला प्रतीत होता है, या सीधे शब्दों में अतारतम्यपूर्ण। उसके साथ वो फिट नहीं बैठता। तो जिसके साथ उसका तारतम्य बैठता है, ये 3 तत्व हो गए, रंग, सुगंध और रूप, और तीनों ही विद्यमान रहते हैं। पर हम जिसको सुगंध कहते हैं, अब ये बताई दी, काव्य की और संगीत की सुगंध है ध्वनि। हम्म, शब्द विन्यास उसके अंदर किस तरीके का है, अभी काव्य अगर हम पढ़ रहे हैं, तो ध्वनि मतलब किस तरीके की उसमें है, वो उसकी सुगंध है। हाँ, आगे। कुछ मामलों में तो सौंदर्य के अंदर इनमें से केवल कोई एक ही तत्व सन्निहित प्रतीत होता है। हाँ, उदाहरण के लिए लोबान और संगीत में प्रतीत होता है कि लोबान मतलब जो अपन जलाते हैं। हाँ, धूप जलाते हैं, हाँ। लोबान और संगीत में प्रतीत होता है कि केवल सुगंध निहित है, हाँ, परंतु वास्तविकता में हम पाएंगे कि उनमें दूसरे तत्वों में से हर एक या दोनों ही विद्यमान होते हैं, हाँ, क्योंकि लोबान धूप की सुंदरता आधी भी न रहती यदि हम हवा में खुले चिलमन की तरह धुएं के घुंघराले घुमावों को तैरते न देखते।
अब ये एक बढ़िया तरीका एक्सप्रेस करने का हाँ कि आपने धूप जलाई, अब उसके अंदर जो वो उसके जो घुमावदार जो लच्छे बन रहे हैं धूप के, भाई अब कवि तो, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं तुम तो मेरे को कवि बोलो और कोई फिलोसोफर वगैरह नहीं हूं मैं। तुम अगर मेरे को एक शब्द के अंदर समाहित करना चाहते हो तो पोएट। और इनकी जो कृतियां हैं और जहां ये अपनी जो कलम है उसको खुली छूट देते हैं, इवन सिंथेसिस वगैरह में जहां पराकाष्ठा पे ले गए हैं, गीता के अंदर भी हम देखते हैं ना कई इतने सुंदर पैसेजेस हैं जहां खुला छोड़ देते हैं वो। तो वैसे ही अब ये कह रहे हैं धूप की सुंदरता आधी भी नहीं रहती यदि हम हवा में खुले चिलमल की तरह धुएं के घुंघराले घुमावों को तैरते न देखते। ये चिलमन शब्द तो मतलब चिलमन तो उर्दू शब्द होना है तो चिलमन तो एक यो इंग्लिश वर्ड के है पर्दो है चिलमन तो एक तरह से हाँ घूंघट। वही है ड्रेपरी। हाँ ड्रेपरी तो ये चिलमन तो उर्दू से शब्द है यो हाँ है ही ये सा नहीं, है ही ये हाँ ड्रेपरी का इसमें कैसे करो, मतलब इसके तो सारे ऑप्शंस अपन ने देखे हैं। चिलमन माने हाँ हाँ रविकांत जी। चिलमन माने चिमनी। ना, नहीं नहीं जो पर्दा होता है ना बारीक सा, अच्छा हाँ जिसके अंदर से छिनछिना सा पर्दा जिसके अंदर से, ओके तो ओके अब पर्दा बोलोगे तो उसका तो फिर बाद में आवरण जैसा वो आता है फील कि घूंघट खुले। घूंघट जैसा होता है ना घूंघट को भी चिलमन बोलते हैं तो इसमें हाँ पर चिलमन। वो ये है नहीं ना हाँ भाई। ये तो पर्दा है ये पर्दा है तो पर्दे। इसीलिए पर्दा बोलने से उसका सेंस कुछ ढकने का आ जाता है पर्दे के साथ। दीदी हम खुले चलो और नए कुएं नए के घुंघराले घुमावों को तैरते नहीं देखते, न संगीत ही संगीत रहता यदि उसमें रूप और रंग, या जैसा कि सामान्यतः हम उन्हें कहते हैं तकनीक। अब इसका रूप और रंग क्या हो गया, रूप तो वो रूप तो हो गई तकनीक, और रंग उसका है अर्थ। भाई आप कोई संगीत कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी राग कर रहे हैं, वो तो उसका रूप हो गया। इसीलिए हम राग रागनियों की जो ये सिंबॉलिकली उसकी तो चित्र बनाते हैं रागों का, रागनियों का, तो रूप जो हो गया वो तो, अब वो अगर न हो कि ये हम पर्टिकुलर ये राग गा रहे हैं जी, भैरवी गा रहे हैं, तो फिर तो उसका कोई रूप ही नहीं है, फिर तो कुछ भी कर रहे हैं आप, वो तो सुगम संगीत हो गया। तो ये जो तकनीक है ये रूप हो गया, सुगम और संगीत का अर्थ जो अपना है उसका अपना अर्थ है उसका भी तो वो है। है, सुगम संगीत का अपना सुंदरता है उसका अपना हाँ रूप है। मतलब उसका एक रूप हो गया हाँ भाई। उसका एक अपना है मतलब हर चीज का कुछ भी चीज हो उसका एक अपना रूप रंग और तीनों चीज उसकी है मतलब हाँ हर एक। रूप रंग और सुगंध। हाँ हर चीज की तीनों चीज है। हाँ लेकिन उसके अंदर किस नौबान अनुपात में है, पर वो कह रहे हैं कि किस अनुपात के अंदर है। और वो, अरे भाई सारी चीज हम जैसे कह रहे हैं कि उसमें वो खुशबू आनी चाहिए, तो नाक से ही आनी चाहिए वो वाली बात थोड़ी। अब ये तो साहित्य की बात चल रही है, इसीलिए देखिए साहित्य कला और संगीत कैसे आपको सुरुचिपूर्ण बनाता है, आपके टेस्ट को इस तरीके से डेवलप करता है। आप महाभारत के अंदर उसको पढ़ रहे हैं साहब, उसको बीच से चीर दिया जरासंध को, तो एक विभत्स रस हो गया ये। आप एक्चुअल लाइफ में इस चीज को नहीं देखेंगे कि साहब बीच में से चीर रहे हैं, और न आप करेंगे ही, पर उसमें सुरुचिपूर्ण रस लेना आपको कल्टीवेट करता है कि आप किन्हीं भी चीजों के प्रति सब्जेक्टिवली उसमें रस ले सकते हैं। रौद्र रस है, भयंकर रस है, ये सारे के सारे हैं। ये ऐसे आपको सब्जेक्टिवली कल्टीवेट करता है, तो आप बहुत ज्यादा आउट नहीं जा सकते। आपकी जो एस्थेटिक्स हैं वही आपको कह देंगी ना, इससे आगे नहीं जा सकते। तो शिक्षा के अंदर सुंदरता, भावों की सुंदरता, आप बोली से जो बोल रहे हैं उसकी सुंदरता, फूहड़पन तो कोई भी है आपकी चेतना को नीचे ले आता है, आप कैसी भी परिस्थिति में हो। और इसका प्रमाण हमारे सामने तो माँ है। तभी नवजात जी ने विजय बाई को जो कह रहे 3 चीज मेरे को एक दिन बुला के बताई, कहा कि तेरे को कहीं भी परफेक्शन देखना है तो तू माँ की तरफ देख लिया कर, तेरे को मूर्तिमान परफेक्शन हर चीज में।
और फिर बाद में श्री अरविंद ने उसको अफर्म कर दिया। इस तरीके से नहीं, श्री अरविंद ने माँ को ये कहा कि आपकी हर क्रिया, हर भंगिमा वो तांत्रिक है। तंत्र मतलब ये जो तांत्रिक हम वो क्रियाएं करते हैं वो नहीं। तंत्र का अर्थ ये है कि आपका और परमात्मा को जो संपर्क है उसको आप जब कर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो तंत्र है। तो वैष्णव तंत्र है, मतलब कैसे आप ठाकुर जी को ड्रेस पहनाएंगे, कैसे भोग लगाएंगे, सारा उसके ऐसे दिया होना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल है। तो वो तंत्र है। हम जिस संकीर्ण अर्थ में तंत्र को समझते हैं वो वास्तव में तो हम समझते भी नहीं है। भाई हम में से कौन समझता है। तो ये रूप, रंग और सुगंध एक एक चीज की ऐसे करेंगे, ये बहुत पेचीदा भी है, अच्छा भी है। ये इसमें कई चीजें क्लियर होती हैं। हाँ अब अब हाँ, मैं जो अब सर्वाधिक सर्वाधिक पूर्ण नहीं, ये तो लोबान में तीसरी चीज नहीं है, ये धूप की सुंदरता आदि भी नहीं रहती यदि उसमें हवा के देख के हाँ, तो तत्व वो रूप ये कह होगा रहे हैं ना कि कोई दो तत्व हो सकते हैं, तीसरा अगर प्रवेश करवाओ तो वो उसकी उसको अनुपात को बिगाड़ देगा। तो हो सर, सकता है उसमें तीनों तत्व हो सकता है उसमें दो हो सकता है उसमें प्रोमिनेंट एक ही हो, और तीनों तत्व उसके अंदर की भी इसमें लोबान। अगर आप रूप की बात करो तो रूप तो इसका क्या है, अभी ठीक है, जिस भी शेप के अंदर लोबान आ रही है वो है, और उसकी सुगंध है ही। और तीसरा इसकी तीसरा खुले कहते चिल्लम हैं से खुले रंग। चिल्लम। रंग तो अब इसमें क्या है, वो लच्छे जो बन रहे हैं वही आप उसको तो उसकी रंग कह सकते हो। मतलब वो जो ब्यूटी का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये। बाकी तो इसमें खुद ही कह रहे हैं कि भी प्रोमिनेंटली एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीसरा हो ना हो, और वो उसकी पूर्णता के अंदर खलल नहीं करते। अब हम ये नहीं कहते कि ये धुआं इस रंग का हो, या वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो अपने आप में प्योर बस जल रही है, तो उसकी आप कभी भी उससे अपेक्षा ये नहीं करेंगे कि वही वाले उसमें गुण धर्म हों जो संगीत में हो। तो आप कह देंगे यार इसकी ब्यूटी तो इसमें चली गई फिर बाद में। तो धूप की ब्यूटी आप इसको अनहिंडर्ड रहने दें, इसके साथ खलल न करें, उसकी अपने तरीके की है। अब मैं जो सर्वाधिक पूर्णतम है उसका चयन करूंगा। हाँ, मतलब पूर्णतम कौन सा है इनमें, जिनमें तीनों ही हैं। जो पूर्णतम जो सौंदर्य का आप मानदंड ले सकते हैं कि ये चीज पूर्णतम है, इसमें सारी चीजें हैं, अब वो कौन सी है। और वह है मेरे विचार में से एक सांगोपांग काव्य। क्या तुम काव्य, मुझसे सहमत नहीं होगे? कंप्लीट काव्य। क्या तुम मुझसे सहमत नहीं होगे, ये मतलब चर्चा चल रही है बेसिकली। ओ, विल्सन। वैसे ये चर्चा इन्होंने बनाई है ये। ओ, हाँ नहीं, मैं तो एक पूर्ण रूप से सुंदर चेहरे का वर्णन करूंगा। हाँ, वो दूसरा ये कह रहा है। केशव, मुझे लगता है तुम गलत हो। हाँ। विल्सन, ऐसा सोचने के पीछे तुम्हारा कोई कारण है? हम्म। और मेरे लिए एक बड़ा ही संतोषप्रद कारण है। सौंदर्य के तीनों तत्व एक मानव चेहरे में एक पूर्ण रूप से सांगोपांग सामंजस्य में मिश्रित नहीं होते। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक मानव चेहरे में तीनों तत्व सामंजस्यपूर्ण से रूप से सम्मिश्रित नहीं होते। यही चीज करने के लिए आप अगर भारतीय इसकी कला की बात करें तो वो सबड्यू करते थे मानव चेहरे के भावों को, जो दूसरी संस्कृतियां उसको इतने क्लियरली उभार के लेके आती हैं। ये आंखों पे या जहां इनको उस रूप से संकेत करके मूल जो विजन है जहां तक लेके जाना था, उतना आपके शरीर के विन्यास को, आपके नस नाड़ियों को, आपकी जो ये आप ग्रीक ग्रीक कल्चर में इनके अंदर जैसी मूर्तियां देखते हैं, इतना मतलब कर्व है बॉडी का बढ़िया, एकदम हू बहू वैसे के वैसे आपके एब्स दिखा रहे हैं, आपकी मांसपेशियां दिखा रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा की मूर्तियां हैं या भगवान की मूर्तियां हैं, ऐसी मूर्तियां हैं देखो तो अगर सामान्य भाव से आप उनको कभी उनके पीछे जा नहीं सकते।
तो सौंदर्य के तीनों तत्व एक मानव चेहरे में एक पूर्ण रूप से सांगोपांग सामंजस्य में सम्मिश्रित नहीं होते। क्या तुमने प्राय ही गौर नहीं किया है कि वे चेहरे जो सर्वाधिक आत्मा, सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न, सर्वाधिक चरित्र को व्यक्त करते हैं, अपनी रूपाकृति में पूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण नहीं होते। तो आप जिसको सामंजस्य कहते हैं, उन मापदंड के ऊपर वो लोग खरे नहीं उतरते, या वो मूर्तियां, वो चेहरे, क्योंकि ये चेहरे की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आत्मा अगर प्रकट हो रही हो, तो आपके एस्थेटिक जो बेंचमार्क है उसके ऊपर कभी खरे नहीं उतरते, क्योंकि उनके अंदर जानबूझ के उसको सबड्यू किया जाता है। अगर कोई मूर्तिकार बना रहा है, वो तो जानबूझ के उन डिटेल्स को, जो आपकी आंखों को अगर थोड़ा बहुत भी प्रभावित कर सकती थी, आकृष्ट कर सकती थी, आकर्षित कर सकती थी, उनको जानबूझ के, कि कहीं इसकी आंखें यहां नहीं अटक जाएं, उसके चेहरे को ऐसा बनाओ कि आंखें जबरदस्ती उसके, कि आहा, ये होठ कितने अच्छे हैं, ये आंखें कितनी बढ़िया हैं, आपको वो मौका ही नहीं देते थे। वो जानबूझ के करते थे ऐसा। हालांकि इससे ये नहीं है, उसके लिए भी हमको पूरी आंखें चाहिए कि उस रूप के पीछे हम मूल जो उसके प्रेजेंस है वहां तक जा सकें। और ये अगर हो पाया, तो हम मूर्ति सामने रख के, मतलब उसकी जो फोटोएं हैं, श्री अरविंद ने यथास्थान जो वर्णन किया है, वो सामने रख के निश्चित रूप से हम ये कोशिश करेंगे कि खाली पढ़ के न छोड़ दें। भारतीय संस्कृति में श्री अरविंद ने जैसे इनकी बुद्ध की जो वो है पेंटिंग, उसका विवेचन किया है, तो हम कोशिश करेंगे उसको सामने रख के कि भाई कुछ तो हम उसके अंदर प्रवेश कर सकें। श्री अरविंद ने जो कहा है उसको फर्स्ट हैंड कुछ तो एक आध ड्रॉप हमको मिल सके। हाँ, इसके अपवाद विरले ही हैं। अब वो चेहरे वाली बात कर रहा है विल्सन। अब केशव। और कारण यह है कि चरित्र विशेष गुण को उभारने के लिए, चरित्र मतलब विशेष गुण। हाँ, भागवत कलाकार ने अपने आप को दूसरे लक्षणों की अपेक्षा किन्हीं विशेष लक्षणों पर, उदाहरण के लिए होठों, आंखों, माथे, ठोड़ी पर बल देने और उन्हें आवश्यकता से अधिक प्रधानता के लिए विवश पाया, हाँ। जो कि उस अनुपात को बिगाड़ देता है जिसके बिना कोई पूर्ण सामंजस्य नहीं हो सकता। आशा समझे? हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपके निष्कर्षों पर संशय किया जा सकता है। हाँ। केशव, एक पूर्णतः सुंदर चेहरे में भाव भंगिमा को संशोधित कर और निरुत्साहित करना होता है, ताकि रूप के सामंजस्य में व्यवधान न पहुंचाए, न पहुंचाए और न पहुंचे। पहुंचाए, क्योंकि कलाकार कर रहा है ये काम। अच्छा, पूर्णतः सुंदर चेहरे में, ये तो भागवत कलाकार कर रहा है ना। हाँ। परंतु एक कोई भी कलाकार, जैसे डिवाइन जो आर्टिस्ट है, उसने चेहरा बनाया, उसी ने चेहरा बनाया ना। वो चेहरा प्रतिभा संपन्न का हो सकता है, कोई विशिष्ट व्यक्तित्व का हो सकता है, और मानव कलाकार भी अपने आप में वास्तव में तो जो विजन उसको है, डीप विजन भाई। और भागवत कलाकार का क्या मतलब है, वो अपनी आंतरिक चेतना के अंदर, वो ये कह रहे हैं श्री अरविंद कि वो अपने जीवन भर भी एक कलाकृति के लिए हो सकता है कि ध्यान की मुद्रा के अंदर, अवस्था के अंदर हो। और जैसे ही हम ये उदाहरण तो हमको मिलते हैं, बस ये है कि हम उनके बारे में जानते कम हैं। व्यक्ति जो कृति कर रहा है, भजन कर रहा है या कोई काव्य लिख रहा है, जब तक वो आंतरिक चेतना के अंदर जुड़ा है, उसको वो चीजें आ रही हैं फ्लो में। जैसे ही उसका ध्यान जो है, उसका जो आंतरिक, जो भी आप ट्रांस कह दीजिए उसको, कुछ भी है, बरसों बरस उसमें चलता रहता है। नहीं तो बताइए, ये मूर्तियां जिस तरीके की, या आपके जो केव्स के अंदर जो काटे हुए हैं, वो एक दिन में संभव है? पूरी की पूरी टीम उसके पीछे लगी होंगी। आप उसके अंदर टेक्निक की सुंदरता थोड़ी देखने जाते हैं, आप उसके अंदर ये देखते हैं कि पूरा एक कितना ग्रांड, एक जबरदस्त चीज है, और एक एक चीज में परफेक्शन है। और मूल विचार क्या रहा होगा उसका, वो उसमें क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा होगा, किसकी एक व्यक्ति की परिकल्पना रही होगी,
और उसने पूरी टीम को, क्योंकि एक ने तो नहीं काट दिया होगा भी, एटलीस्ट हम तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति काट सकता है। बाकी तो क्या रहा होगा कि उन्होंने कभी किसी ने नाम भी नहीं छोड़ा कि ये व्यक्ति इसको पूरे को तैयार करके गया है। तो क्या व्यक्तित्व रहा होगा और हम कहाँ पहुंच गए। वो भी मानव की संभावना है और ये मानव की एक्चुअलिटी है जो आज हम देख रहे हैं। हम कहाँ पहुंच गए ये देखिए। मतलब वो केव्स को मान लिया एक जने ने नहीं काटा, और क्योंकि ये तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि कालिदास के लिए तो प्रूव कर रहे हैं कि ये एक जने की कृति है ही नहीं, 3 जनों ने करी है। ये तो हम कल्पना से बाहर हो गया हमारे कि कालिदास का तो, जबकि उसमें कालिदास कृत नाम है भाई, तो भी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो तो प्रूव कर रहे हैं कई तो कि कालिदास त्रय 3 जनों ने इसका किया है, एक जने की कृति नहीं है। परंतु एक पूर्णतः सुंदर कविता में नहीं, मतलब एक पूर्णतः सुंदर चेहरे में भाव भंगिमा को संशोधित और निरुत्साहित करना होता है, हाँ ताकि रूप के सामंजस्य में व्यवधान न पहुंचाए। परंतु एक पूर्णतः सुंदर कविता में देखिए, रूप इसमें ये समझने की कोशिश कीजिए। रूप मतलब आप जिसको रूप कहते हैं, रूप मतलब वो एक कॉन्सेप्ट, वो एक प्रेजेंस, वो एक चीज जो वो एक्सप्रेस कर रहा है। क्योंकि रूप का सामंजस्य तो व्यवधान पहुंच ही गया बारी तरीके से। अगर आप उसको निरुत्साहित कर रहे हो भाव भंगिमा को, और उसको संशोधित मतलब मॉडिफाई कर रहे हो, उसमें फेरबदल कर रहे हो। संशोधित मतलब होठ ऐसे होने चाहिए, नॉर्मली आपके मनुष्य के होठ ऐसे हैं, उसने जो कलाकार है उसने होठ को ऐसे संशोधित करके ऐसे कर दिया। आंखें ऐसी होनी चाहिए, संशोधित करके ऐसे कर दिया। और भाव भंगिमा है, उसको निरुत्साहित कर दिया कि आपके भाई ये मोनालिसा वगैरह की है, वो क्या उसमें वैसे तो लेडी बैठी है, पर वो कह रहे हैं इसके जो जो भाव है उसके चेहरे पे है, उसको ये कह रहे हैं निरुत्साहित कर रहे हैं। पूर्णतः सुंदर चेहरे में भाव भंगिमा को संशोधित और निरुत्साहित करना होता है, उसको डिप्रेस कर रहे हैं आप, ताकि रूप, अरे तो रूप को डिप्रेस करके थोड़ी रूप उभार के लेके आ रहे हैं। तो इससे हमको ये समझना पड़ेगा, आकृति रूप नहीं है, उसके पीछे वो जो चीज है, हमको ये समझना पड़ेगा रूप के सामंजस्य में व्यवधान न पहुंचाए। ये जो सामंजस्य उसके पीछे आ रहा है, चेहरे के पीछे, उसमें व्यवधान न पहुंचाए। आपको एक रूप नजर आया, गणेश जी का रूप नजर आया मान लीजिए आपको। अब हमको तो चलो जैसा दिखता है वैसा दिखता है। आप अगर हूबहू उसको उकेर के नहीं लेके आए और आप अपनी मानव कल्पना उसमें लगा दें कि यार ये तो ऐसा, जैसे माँ को ये एक बार था कि भाई और सारे तो ठीक हैं, गणेश जी भी होते हैं। तो रात को थोड़ा सा नाराज हो गए, फिर उनके पास आए, कहते कि क्यों। माँ ने कहा मेरे को टिकलिंग ऐसे थोड़ी थोड़ी गुदगुदी सी हुई, तो मैं जगी। तो वो नाराज हो रहे थे क्योंकि आपको लगता है मैं नहीं हूं। तब से माँ ने फिर बाद में कहा नहीं नहीं, और कहा वो इतने सुंदर थे, इतने लवली थे वो एक रूप का जो सामंजस्य है, एक्चुअल में तो हम कल्टीवेटेड नहीं है। देखिए ये जिस तरीके से जिन चीजों में जा रहे हैं, बाकी इससे थोड़ा थोड़ा ये तो हमको एक पता चल गया कि जिस रूप की ये बात कर रहे हैं वो रूप थोड़ा सा और गहरा है। वो ये नहीं कि चेहरे की भंगिमा, अगर भंगिमा को रोक दोगे तो रूप तो वैसे ही चला गया। आगे और यही बात उस सौंदर्य के साथ, नहीं मैं आगे चला गया क्या, परंतु मैं कहाँ गायब हो जाता हूँ। परंतु ये हो सकता है कि रंग शानदार हो, भाव भंगिमा बड़ी ही सुस्पष्ट हो, नहीं नहीं, परंतु एक पूर्णतः सुंदर कविता में रचयिता को परंतु निश्चय ही सौंदर्य के 3 तत्वों को अत्युत्कृष्ट सूक्ष्मता के साथ सम्मिश्रित करना होता है कविता के अंदर। क्योंकि ये कह रहे हैं अगर मैं पूर्णतः किसी चीज को सुंदर को लेऊं तो मैं ये कहूंगा कि कविता है वो। अब कविता के अंदर वैसे तो रूप भी नहीं है, आप जिसको रूप कहते हैं, न उसके अंदर सुगंध है, और न उसके अंदर तीसरी चीज, तीसरी क्या थी, रंग। रंग।
भाई कविता तो एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, और तीनों ही जो इंद्रिय गम्य चीजें हैं वो तो इसके ऊपर कैसे आप इंपोज करेंगे। परंतु यद्यपि हो सकता है कि रंग शानदार हो, भाव भंगिमा बड़ी ही सुस्पष्ट हो, रूप बेहद प्यारा हो, तो भी इनमें से हर एक के प्रभाव का भाग इतना सही सही होता है कि हम पाएंगे कि इनमें से किसी के भी प्रभाव में कुछ और जोड़ना या उसमें से कम करना बिना संपूर्ण प्रभाव की पूर्णता को घातक रूप से ठेस पहुंचाए बिना किए जाना मुश्किल है। तो कोई भी आप परफेक्ट कोई चीज लेंगे, उसकी पूर्णता, आप चमेली का फूल लेंगे, वो अपने आप में पूर्ण है, और गुलाब का फूल लेंगे, उसका रूप रंग और सुगंध ये जो है वो अपने आप में पूर्ण है। आप कहेंगे थोड़ा सा इसमें गुलाब का रंग दे देते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ये दे देते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, इसमें अगर ये चीज करी जाएगी तो ये इसकी पूर्णता को, जो प्रकृति ने इसकी पूर्णता करी है, आजकल तो हम जो हर चीज में संकर कर ही रहे हैं कि गुलाब इस रंग का हो जी, हम इसको हाइब्रिडाइजेशन इसका करेंगे या ये चीज करेंगे, तो वो तो वैसी ही मानसिकता है, वो तो वैसे रूप को देख ही नहीं सकती जैसे रूप को ये ऊपर कह रहे हैं कि भाव भंगिमा को संशोधित करना। वो तो खैर कला के समय पे आई जाएगी, और यही बात सौंदर्य के। हाँ। और यही बात सौंदर्य के हर उस प्रकार के साथ है जो मूलतः अपूर्ण नहीं है। हाँ। घटना या जोड़ना दोनों समान ही घटाना। घटाना। घटाना या जोड़ना दोनों समान ही रूप से घातक होंगे, हम्म। क्योंकि फेरबदल का अर्थ है नाश। प्रत्येक घटक तत्व का एक प्रधान तत्व है, और उसके हटाए जाने पर संपूर्ण भव्य भवन एक क्षण में जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हाँ, मतलब हल्का सा भी ये जो प्रधान तत्व है, चाहे उसका आप संगीत कर रहे हैं, उसका एक रूप है और उसकी एक सुगंध है, उसमें उस प्रधान जो तत्व है उसके किसी भी घटक में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, वैसे ही आप जीनियस से कहेंगे ये तो आपकी सेकंड सेकंड रेट चीज है। और वो ही उसको जितना परफेक्टली आप उसको लेके आएंगे, उतना ही वो एक सुप्रीम क्रिएशन हो जाएगी कि वाणी की जो आपकी जो मानदंड है उस पे खरी से खरी उतरती है, जो विचार है उस पे ऊंचे से ऊंचा चला गया है। भाई कौन सी चीजें हैं जो किसी चीज को उत्कृष्ट बनाती हैं? कोई तो चीज होगी कि महाभारत एक ऐसी चीज है कि जो भारतीय संस्कृति को आज भी अनुप्राणित कर रही है, रामायण है वो आज भी कर रही है, तो ऐसी कौन सी चीज है उसके अंदर? भाषा भी हम कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसी भाषा है जिसके अगर समकक्ष हम दूसरी चीजों को रखें तो बड़ी आहा, ये तो अलंकृत कर देती है, इतने सारी ऐसी चीजें। पर नहीं, इसमें कैसा वो सामंजस्य बिठा है अंदर और बाहर का, कि वो उसको कालजयी बना देता है, उस एक अद्भुत चीज बना देता है, एक चमत्कार बना देता है। क्या हम, और ये जो सौंदर्य है एक्चुअल में तो हम ये देखेंगे कि ये डीपर से डीपर जाता जा रहा है। ये तो कहने की बात है कि रूप, तो रूप उसका क्या, सावित्री की हम बात करें तो रूप क्या है उसका, ये तो कह रहे हैं काव्य शक्ति उसका रूप है। सुगंध क्या है, उसमें जो एक बात आ रही है वो तो एक एक लाइन एन्चांटिंग है। अगर आप उसमें जा सकें तो एक लाइन आपको हमेशा के लिए आपके अंकित हो सकती है, जो कि आप कितना भी अच्छा रूप रंग और ये बाहरी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो प्रभावित, मतलब आप पे कोई भी इंप्रेशन भी डाले, और ये है वो ऐसा गहरा इंप्रेशन डाल देता है। तो उसका चरित्र है, वो उसकी खुशबू है। ये तो कह के ही गए हैं कि मानव का जो चरित्र है उसका विशिष्ट गुण है, तो हम ये कहेंगे जो कर्ण है उसकी खुशबू, अरे उसकी तो आहा, उसकी खुशबू उस चीज के अंदर है। तो ये विशेषताएं हैं। क्या हम विभिन्न अंगों के इस बिल्कुल समुचित सम्मिश्रण की व्याख्या अनुपात शब्द से बेहतर कर सकते हैं, हाँ, या संपूर्ण प्रभाव सामंजस्य नहीं तो और क्या है? ये तो खैर बहुत लंबा डिस्कशन है मूल में तो, पर सूक्ष्म के अंदर ये, हालांकि सूक्ष्म भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है ये, क्योंकि ये थोड़ा मंथन करने की बात है। पहले तो हमने संगीत को या इन किन्हीं भी चीजों को देखिए, जब तक हमारी सुरुचि इस चीज के प्रति डेवलप्ड नहीं है तब तक ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है।
क्योंकि हम बाहरी रूप तक अटक जाते हैं। रूप भी कैसे हम उसको देखें, वो ये कहें कि ये 2 मूर्तियाँ हैं, जो कलाकार की आँख है वो तो उन दोनों के अंदर से ये देख लेगी नहीं ये बेटर है। हमको तो ये तो पता नहीं है कैसे हम इन वही हमको जो भी गाइडिंग फैक्टर है या जो आज तक सीखा है उसके आधार पे हम कह देंगे भैया ये वाली ले लो। ज़्यादा तो उसके अंदर ये रहेगा कि भी इसके पैसे कितने हैं। अगर साइज़ बराबर है, रूप रंग बराबर आपको एक जैसा ही दिख रहा है तो आप ये कहेंगे ये इसमें कौन-सा क्या है? या आप ये कहेंगे कि ज़्यादा आप ये कहें मटेरियल कैसा है भई? ये ग्रेनाइट की है, ये मार्बल की है, ये इसकी है, ये इसकी है। फिर अगला आपको एंटाइस करने की कोशिश करता है, जी ये वो वाला मार्बल है या ये वो वाली चीज़ है। क्योंकि आपको तो स्वयं को ये पता नहीं उसके अंदर भाव क्या है। न चेहरा रीड करना हम जानते, न उसके पीछे की हम चीज़ जानते। तो ये तीनों ही चीज़ें हाँ, गुण जो है व्यक्ति विशेष के बारे में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और उससे हम आकृष्ट हैं, तो निश्चित रूप से ये एक चीज़ तो हमको थोड़ा आकृष्ट करती है। हो सकता है कोई ऐसी मूर्तियाँ हों, कोई ऐसे मंदिर हों, ऐसी चीज़ें हों, वो भी कुछ प्रभाव डालती हो। बाकी तो वास्तव में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एप्रिशिएट कर सकें पूरे तरीके से, इसके लिए तो हमारी एस्थेटिक कैपेबिलिटी वो है, वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बाद में आ जाएगी इसके अंदर कि शिक्षा के अंदर और नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट ये इसी में आनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। जैसे हमने इसको अभी पढ़ा है, उसको तो और ज़्यादा गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। आगे चलें। राष्ट्रीय साहित्यों में मौलिकता। ये जहाँ भी स्टार आ रहे हैं, स्टार का मतलब ये है श्री अरविंद का ओरिजिनल टाइटल है ये। चलो हम यह मान लेते हैं कि सभी ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेखागार, रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए या कालक्रम में तथा सभ्यता की तबाहियों में लुप्त हो गए और केवल शुद्ध साहित्य बचा रहा, तो कितने होंगे जिनके सर्वोत्कृष्ट साहित्य में हमें उस राष्ट्र का स्वयं जीवन, हृदय और बुद्धि, उसके जीवन और उसकी सभ्यता की पूरी तस्वीर और उसके विकास की कथा पर्याप्त रूप से प्रकट हुई मिलेगी। हाँ। 3 यूरोपीय राष्ट्र भावी पीढ़ी के सामने अमर रूप से बच पाएंगे: प्राचीन यूनानी, आधुनिक अंग्रेजी व फ्रांसीसी। और 2 एशियाई राष्ट्र, चीनी और हिंदू, और कोई नहीं। ये गजब बात है। अगर आप उसका किसी भी राष्ट्र का साहित्य जो है, जो उसका वास्तव में मूल साहित्य, शुद्ध साहित्य है, जो वास्तव में साहित्य है, कौन से का बचा रहेगा अगर सारी चीजें इतिहास, दस्तावेज हैं, अभिलेखागार हैं, कोई भी उसके रिकॉर्ड्स हैं, वो नष्ट हो गए साहब, प्रलय हो गया। और खाली शुद्ध साहित्य बचा रहा। जैसे भारत के अंदर ये कह दिया जी वेद बचे रहे, तो कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा यार फिर तो सारी चीज बची रहेगी, ये तो पूरी संस्कृति बच गई। या इसी रामायण है, ये चीजें हैं, तो वैसी कौन कौन सी सभ्यता है वो बचेंगी? तो उसके अंदर एक तो यूनानी है, आधुनिक अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, और 2 एशियाई हैं, मतलब चाइनीज और हिंदू, और कोई नहीं। अब ये तो श्री अरविंद ही कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने मूल साहित्य पढ़ा था। हम तो किसी का भी अगर हम ये कहें कि हिंदू जहां हम हैं वो साहित्य की भी बात करें तो हम तो उससे एक्वेंटेड ही नहीं है। और दूसरों की तो बात छोड़िए, और श्री अरविंद ने सारे का, और ये आकलन करने के लिए ये नहीं कि उन्होंने इन्हीं का 5 का किया, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी और हिंदू, खाली इन्हीं का अध्ययन कर दिया, और क्योंकि उन्होंने 5 का कर लिया अध्ययन इसलिए उन्होंने 5 नाम ले दिए, ये भी नहीं है। ये आकलन करने के लिए, ये बात कहने के लिए कि पूरे धरती के ऊपर या और कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जिसका साहित्य जो है उसका शुद्ध साहित्य बचा रहे, तो उसके आपके कोई चीज नए बचे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपने सारा कंटेम्प्रेरी स्टडी करी हो सारे की, तो आप ये कह सकते हैं। तो कितना वास्ट उनका अध्ययन रहा होगा इन सब में।
वाल्मीकि रामायण पढ़ी हुई है तेरी? है। वाल्मीकि रामायण पढ़ी हुई है? हाँ पहले। अच्छा, पूरी पढ़ी हुई आद्योपांत? ना। हाँ। कई बार ऐसे लगता है कि ना बहुत सारे ये जो बहुत बेसिक बेसिक 3-4 चीजें कम से कम ये अपने अपने अपनी तो खुद की तो ये भी पढ़नी चाहिए। हाँ निश्चित। और वो फिर बाद में उसका और भी अच्छा तरीका नहीं, ये एक समय अपना प्रोजेक्ट था कि श्री अरविंद जिस जिस चीज के विषय में वो बोलते। पर्सपेक्टिव दे रहे हैं उसके इलस्ट्रेशंस देने चाहिए। जैसे अंकल जी भी एक समय ये काम कर रहे थे, हाँ। उन्होंने प्रयास किया कि वो ये कह रहे हैं कि रामायण, जैसे रामायण को उस एंगल से उन्होंने बहुत दफे पढ़ा और अपना ये फ्यूचर का काम ये है एक, ये अभी अपने पाइपलाइन में है। जैसे उन्होंने कालिदास के ऊपर कहा कि ये इसमें है, फिर वो कह रहे हैं रामायण के अंदर ये चीजें हैं। फिर एग्जैक्टली। बाद में वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर महाभारत और रामायण दोनों के अंदर ये एक्रीशंस हैं, मतलब बाद में जोड़ी गई हैं ये। तो अब वो कैसे, और उसके भी ये वो बता रहे हैं कि ये है, तो ये तो करने का काम वास्तव में अपने लिए ये काम बचा हुआ है। श्री अरविंद जिस चीज का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, अगर उसको उसके मूल के साथ जोड़ के इलस्ट्रेशंस जोड़ दिए जाएं तो उसका चमत्कार बढ़ जाएगा। वो सब जनों के लिए और ज्यादा ऑथेंटिक, अपने आप में ऑथेंटिक तो है ही, पर वो तो तुरंत हम उसके प्रत्यक्ष प्रमाण देख पाएंगे। वो तो कई बार होता है उसमें जो अपने जो भारतीय संस्कृति किताब अपन पढ़ते हैं, तो उसमें जिस तरह से कुछ बोलते हैं, कई बार शिव बोलते हैं कि देखो इसमें इसमें तो इसकी तो कोई कल्पना नहीं है, उसकी वो नहीं है, तो उसके अंदर 5-7 एग्जाम्पल हो कि देखो इसमें ऐसा रहा या इसमें ऐसा रहा, हाँ तो हाँ एनी बिल्कुल। टाइम फील। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इसी के लिए जीवन को करने लायक काम तो हमारे सामने है। अरे भाई, श्री अरविंद के प्रति अपनी होमेज पे करने के लिए, इसीलिए माँ कह रही है कि हम उनकी शिक्षा के एक लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन बनने से बढ़ के और क्या कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो हम सबके सामने ये है, हम हृदय में उनसे ये पूछें जी आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। वो चाहें तो आप इलस्ट्रेशन करो, और वो नहीं चाहें तो वो हमारे लिए बिल्कुल फ्यूटाइल है। वो हमसे क्या चाहते हैं, पहला प्रश्न ये है। और फिर बाद के अंदर तो काम की कोई कमी थोड़ी है। एक एक साहित्य भी हम जो ले रहे हैं, श्री अरविंद ने जो 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 भी चीजें कही है उनको उसके साथ जोड़ दो, क्योंकि श्री अरविंद ने तो पूरा अध्ययन करके उसका आपको सार बता दिया। तो हम तो मूल तक उसको ट्रेस कर लें तो बड़ा उसके अंदर आनंद, तो कुछ कमी नहीं फिर तो। क्योंकि पर्सपेक्टिव भी देखिए किसी बात का तब सच्चे रूप में समझ में आएगा। अब मैं कोई घटना बता रहा हूं या झुंझुनू आश्रम के विषय में कोई चीज बता रहा हूं, पर जिसने यहाँ विजिट न करी हो, मेरे शब्दों के माध्यम से जितना वो पकड़ पाएगा उतना पकड़ पाएगा। जिसने एक बार इसको सारे को देखा है नजदीक से, वो और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएगा। जो माउंट एवरेस्ट पे गया नहीं, वो तो काव्य के द्वारा जितना उसको मूर्तिमान कर सकता है कर सकता है, पर जो एक बार विजिट कर आया उसके लिए वो काव्य और ज्यादा मायने रखने लगेगा। वही बात श्री अरविंद के साथ है। पर इसके अंदर जो खाली पर्सपेक्टिव की बात नहीं है, पर श्री अरविंद और माँ का सारा जो साहित्य है वो तो साधना से संबंधित है। इसलिए पहली चीज जो हम सारों को करने की आवश्यकता है, पहले ये संकल्प करना कि वास्तव में हम जैसा वो कह रहे हैं उस जीवन के लिए अपने आप को देते हैं। तब ये शिक्षाएं वास्तव में अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगी, और जो डिटेल्स की बात है वो इतनी नहीं अखरेंगी। क्योंकि फिर कोई ये कि श्री अरविंद ने कह दिया कि प्राचीन यूनानी, तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि यूनानी भी साहित्य क्या है उसका टेस्ट लें। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि श्री अरविंद ने क्या कहा है। अगर वो इस लाइफ टाइम में कुछ हम ये कह पाए कि हाँ हम अब एक थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर हैं, हाँ ये तो पता चला कि ये चीजें श्री अरविंद ने कही है, और हम अपनी चेतना में कम से कम उसको कुछ कड़ियां जोड़ पाए, तो ही बहुत होगा। इसकी फिर बाद में और चीजों की हमको कमी या अभाव नहीं महसूस होगा, क्योंकि उन्होंने छोड़ा ही नहीं। उन्होंने भाई इलियड है और है, सारों को तो नई कविताएं बना दी उन्होंने। उन्होंने सारी काव्य रचना उनकी सारों की कर दी। चिंतन के स्तर के ऊपर वो कह रहे हैं 1000 वर्षों के अंदर मनुष्य जाति की जितनी अपेक्षा है उससे ज्यादा मैं ऑलरेडी लिख के मैंने छोड़ दिया। तो हमारे लिए
एकमात्र अनन्य रूप से करने का ये है। हाँ, उसमें फिर बाद में उस क्रम में हमको जो चीजें सामने आती है, लॉन्ग टर्म पे हमको ये दिशा निर्देश है, शॉर्ट टर्म पे हमको जीवन को इस तरीके से, वो तो फिर बाद में इंडिविजुअल तरीके से है ही। अगर हम अपने आप को मूव्ड महसूस करते हैं इस चीज के लिए, तो मैं तो कह रहा हूं देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उपनिषद के अंदर ये है, अंकल जी ने इसीलिए तो सारे उपनिषद और वो पुराण वगैरह मंगाए थे उस समय। और अपन ओ ये चाह रहे हैं कि अगर समय ऐसा हो या ऐसा कर पाए, क्योंकि पुराणों के अंदर श्री अरविंद का कहना है कि उसमें ऐसे इस तरीके से गूंथ दिया कि आपका इतिहास भी आ गया, इसमें ओकल्ट जो नॉलेज है वो भी आ गई, और जो आपकी सूक्ष्म है वो इसके अंदर है, इसमें गुह्य है वो भी है, इसमें अलग अलग स्तरों की चीजें हैं वो भी हैं, सारी ही हैं। अब उसको डिसाइफर करना, उसको खोल पाना, भाई अप्रोच कैसे करें? जब तक मेरे पास नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स और आधार न हो, उसमें श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव पढ़ने के बाद भी अब मैं मूल को अप्रोच करूं तो करूं कैसे? हाँ। अगर वो कला की बात कर रहे हैं, संगीत की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं उन गहराइयों में गया हो। तो इसके लिए जीवन का जो खाका है, जो वर्तमान हमारा ढर्रा है, उसको जब तक हम ड्रास्टिकली चेंज नहीं करते, तब तक ये पर्सपेक्टिव्स में प्रवेश नहीं कर सकते। और उसके लिए प्रैक्टिकल क्या काम करें, उसमें तो बड़ा मुश्किल है। तो ये जो पॉइंट रेज अभी किया गया है कि ये करना चाहिए, तो हाँ निश्चित, ये तो अपन करना ही चाह रहे हैं, ये तो करना ही चाहिए। इवन भार्गव जी आए थे, उन्होंने कहा, जैसे इन्होंने कहा वेद के अंदर ये है, तो जिसको भी एटलीस्ट कम से कम जिसने वेद पढ़ा है उसको ये इलस्ट्रेशंस देने चाहिए। ये देखो ये रहे, इंद्र की ये क्रिया है, श्री अरविंद ने ये काम किया है, पर उन्होंने कहा कि मैंने एक सर्टेन लेवल पे एस्टेब्लिश करके छोड़ दिया, पर ये काम भावी पीढ़ी के लिए। पर भावी पीढ़ी कहाँ, उन्होंने जो फिलोलॉजी के ऊपर काम किया है, पूरा एक ये आया है, उसमें से अपन ने कुछ सिलेक्शंस लिए हैं फिलोलॉजिकल स्टडी के ऊपर, पूरा एक वॉल्यूम है श्री अरविंद का। तो आज हम श्री अरविंद की बात करें, पर उन्होंने किस किस विषय के अंदर वो ये चाह रहे हैं, क्या क्या किया है, वो हमारी कल्पना से परे है। और उसको पढ़ के भी हम ये अगर एक बार मूव्ड हो जाएं, साहब हम ये करेंगे, अरे नेसेसरी बैकग्राउंड फिलोलॉजी पे आप काम करना चाहें कि भाषा का उद्गम कहां से हुआ, कैसे करें, उसके लिए पहले तो आपको संस्कृत है, फिर आपको लेटिन है, जो जो भी पुरानी भाषाएं हैं, ग्रीक है, इन पे कमांड चाहिए, फ्रेंच है, और बहुत जो भाषाएं हैं, जो मूल भाषाएं हैं। अब इंडिया के अंदर भी संस्कृत की अगर बात करें, तो वेदों के अंदर जो संस्कृत है वो ब्राह्मण काल तक भी आते आते उसमें, और वो शब्द ही इतने अलग हो चुके थे कि जो इसका सायण का और वो दूसरा जो निघंटु जिसने लिखा, उसमें ही वो कह रहे हैं कि इतने शब्दों का तो हमको पता नहीं। यास्क के समय, सायण और यास्क के समय ही कितने ऐसे, क्योंकि ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनके समय तक जो सबसे नजदीक थे वेदों के, तो ही उनको वो शब्दों का नहीं पता। तो आज हम भाषा के ऊपर जाना चाहें और इसके ऊपर कोई काम करना चाहे, तो ग्राउंड कहां से लाए? ये करने का काम है, पर बहुत ज्यादा गंभीर काम है, ये कोई ऐसे नहीं यूं ही हो गया। इसके लिए तो पूरा आपका फ्रेमवर्क वैसे ही आपको करना पड़ेगा। पर हाँ, करने लायक काम है ये ही करने लायक काम है। इन सब में हिंदुओं ने, हेलो दीपक, हेलो। हाँ दीपक, इन सब में हिंदुओं ने अपने आप को अधिकतम पूर्णता के साथ, निरंतर रूप से तथा सर्वाधिक विशाल पैमाने पर अभिव्यक्त किया है। हाँ ठीक इसलिए क्योंकि वे अपने साहित्य के रूप एवं विषय वस्तु में सर्वाधिक अदम्य रूप से मौलिक रहे हैं। हाँ वेद, उपनिषद एवं पुराण अपने प्रकार में अद्वितीय हैं।
महान महाकाव्य अपने रूप और कला के प्रकार में विश्व के महाकाव्य साहित्य में अलग ही दिखते हैं। प्राचीन संस्कृत नाट्य और नाट्य कला के उस प्रकार के साथ सादृश्य है जिसने अपने आप को यूरोप में हजारों वर्षों से अधिक समय बाद विकसित हजार किया। वर्षों से हजार वर्षों से अधिक समय के हजार वर्षों से अधिक समय विकसित किया। और यहाँ साहित्यिक महाकाव्य रूप के उन विधानों एवं कला के उन सिद्धांतों का अनुसरण करता है जो शुद्ध रूप से स्वदेशी हैं। हाँ, मतलब कहीं से उधार लिए हुए नहीं है। आवाज तेरी कट रही है बीच बीच के अंदर, कनेक्शन क्या तो सही नहीं है। मतलब ये है कि एक तो संस्कृत नाट्य के अंदर नाट्य कला के उस प्रकार के साथ सादृश्य है। नाट्य कला के आपके मापदंड हैं, जैसे चित्रकला के अपने मानदंड हैं। उसकी फेमिलियरिटी उसके साथ है, सादृश्य उसके साथ है, जो कला के वो प्रकार को यूरोप में हजार वर्षों से अधिक समय बाद विकसित किया गया। और यहाँ साहित्यिक महाकाव्य के उन विधानों एवं कला के उन सिद्धांतों का, मतलब आप ये कहें कला में कौन कौन से रस होने चाहिए, अब वो तो वहां रस वाली बात ही नहीं है। आप रौद्र है, भयंकर है, जो श्रृंगार है, जो भी आप रसों की बात करें या छंद की बात करें, अलंकारों की बात करें, वो एक मूल रूप से शुद्ध रूप से स्वदेशी चीज है। ये तो बाहरी ढांचे की बात हो गई। फिर उसकी विषय वस्तु, वो किन चीजों को उसके अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। वहां कोई भी चीज सुखांत नहीं है। यहां हम हमेशा ही हर चीज के अंदर, क्योंकि ग्रेस, हर चीज में हम ये देखते हैं कि परमात्मा हस्तक्षेप तो कर ही सकता है। ये दिखाना कि अंत में उसकी दुर्गति हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, रही तो हो ही रहा है। पर यहां तो अभीपसा ये है कि आपकी वर्तमान स्थिति से आप हमेशा ही ऐसी स्थिति के अंदर जो सुखांत होगी, आनंदमय होगी, ये एक ऐसा सिद्धांत है। जब तक आप आत्मा के अंदर नहीं जाएंगे तो ये सिद्धांत तो आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए ये एक सिद्धांत है और हर चीज को इस तरीके से गढ़ा गया है। अगर ये हम इसको नहीं समझें तो हम उसके अंदर समझ ही नहीं सकते कि वो प्रभाव इतना अभिभूतकारी क्यों है, आप पे इतना इंप्रेशन क्यों डालता है, क्योंकि वो उन सिद्धांतों को लेके चलता है। हो सकता है हमारी बाहरी समझ को ये समझ न आए, पर अंदर से हमको क्यों इतने आकृष्ट हैं। वही भागवत कितनी बार उसको सुन लिया या पढ़ लिया, नई चीज, नया आनंद उसके अंदर आता है। रामचरितमानस जितनी बार आप पढ़ो तो वो आपको पता है, तो आप नई गहराइयों में जा सकते हो। तो क्या चीज है जो आपको आकृष्ट करती है? आपको पता है अच्छा हाँ आगे ये आने वाली है, आप वही उस नाटक देख रहे हैं उसका, तो आप जानते हो कि आगे ये आना है, आप बिल्कुल उत्कंठा से इंतजार कर रहे हैं, अरे वो वाला इसके अंदर प्रसंग आने वाला है, शबरी वाला आने वाला है। और एक एक ही प्रसंग को एक व्यक्ति ने पूरे जीवन खाली कथा ही शबरी की कर रहा है, एक कोई खाली नरसिंह जी की कर रहा है। अब बताओ कैसी चीजें हैं उसमें। तो सिद्धांत का, ऐसे सिद्धांतों का अनुसरण करता है जो शुद्ध रूप से स्वदेशी हैं, जो भारतीय हैं। वो सिद्धांत कौन से, सारी चीजों को आत्मा से जोड़ दिया। मतलब खाली बाहरी रूप और विधान के, कला के विधान नहीं है, वही सिद्धांत कौन से हैं उसके अंदर और किनका अनुसरण करता है वो। नरसिंह जी की बात अगर आम लोगों की बातें हैं जिनके ये हो गई, तो उनको कौन तो सुनता है, और सुन के मतलब उसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको मूव करती है। तो वास्तव में इस काव्य का या साहित्य का सिद्धांत क्या है? हर चीज को ले जाके आपके मूल से जोड़ देना, उसका अनुसरण करता है। ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है और तो कहीं है ही नहीं। इसलिए आपको कोई भी चीज है, आप कोई भी संवाद सुनते हैं किसी का भी, अगर रावण का भी आप सुनते हैं संवाद, उसमें भी आप देखेंगे धर्म जो है हमेशा ही कि ये धर्म के अनुकूल है, ये धर्म के प्रतिकूल है। किसी से भी वो बात कर रहा है तो ये थोड़ी कि कोई अपन जो सामान्य बातें अपने परिवार में करते हैं वैसी तो वो असुर नहीं करते थे। हम जैसी बातें करते हैं वो तो ये दिखा रहे हैं उस समय के राक्षस हैं, वो ऐसी बातें नहीं कर रहे थे। उनके भी अपने सिद्धांत थे। तो काव्य जिस तरीके के सिद्धांतों का अनुसरण करता है वो शुद्ध रूप से स्वदेशी है। हमने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कैसे सारा प्रभाव हमारी आत्मा के ऊपर इतने जबरदस्त रूप से आके टकराता है, अगर हमारे अंदर वो है सुरुचि तो। अदरवाइज ब्रूट के तो क्या टकराता है, इसीलिए नहीं टकराता।
भाई ये सारी चीजें पढ़ने के बाद भी और इतनी बातें करने के बाद भी जीवन में कोई एक इधर से उधर, हम वास्तव में जो फ्रेमवर्क है उसमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा केंद्र बिंदु ईगो है और उसके चारों तरफ पोषित करना है, उसमें तो खलल आती नहीं। ये सारी चीजें करने के बावजूद भी तो ग्रंथि बड़ी गहरी है ये। और प्रथम श्रेणी की इस अति विशाल राशि ने राष्ट्रीय जीवन व इतिहास का एक ऐसा अंतरंग और संपूर्ण प्रकटीकरण हमारे लिए छोड़ा है कि कोरी ऐतिहासिक कृतियों का अभाव तो मात्र औपचारिक खेद का ही विषय रह जाता है कि जी उस समय का इतिहास हमको नहीं मिल रहा, आवश्यकता ही नहीं है। जब वेद के ऊपर श्री अरविंद लिख रहे थे तो उन्होंने कहा ये कहना कि वैदिक काल का इतिहास हमारे सामने, अगर आपको भाई इतिहास की बात करें, महाराणा प्रताप के ऊपर सपोज अपन एक मूवी बनाते हैं 3 घंटे की, मैं एक्चुअल महाराणा प्रताप की रिकॉर्डिंग 3 घंटे लेटे हुए की भी अगर करके उसको रिलीज कर दूं तो मैं क्या कितनी बढ़िया हो सकती है, वो कितना प्रभावित कर सकती है। उस 3 घंटे में हम उनके चरित्र की वो चीज लेके आना चाहते हैं तो कौन सी चीज को हमको अभिभूत करती है, कौन सी चीज हमको उसमें प्रभावित करती है, तो वही चीज मूल बात है। तो औपचारिक खेद का ही विषय रह जाता है कि हमको उस समय के अभिलेख नहीं मिल रहे, आवश्यकता ही नहीं है, वो तो खाली एक औपचारिक खेद का ही विषय है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि वेद का इतिहास, वैदिक काल हमको वेद के अंदर स्पष्ट मिल रहा है भाई, वो कैसे व्यक्ति थे, वो कौन सा भोजन करते थे, उसकी आवश्यकता क्या है और उससे फर्क क्या पड़ जाएगा। उस स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया जाता था, माँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, हम में से कोई ये प्रश्न नहीं करता। माँ थी और उनके संपर्क में वो थे, जब जहां जिसके साथ जैसा, वो एकदम परफेक्ट था। अगर चेतना सही है तो चीज सही है, अगर आप चेतना का आंकड़ा जानते हो तो, नहीं जानते हो उसके लिए तो ये बातें ही नहीं है। आत्म अभिव्यक्ति की उसी तीव्र मौलिकता एवं गंभीरता को शास्त्रीय भाषा के ह्रास के बाद भी, शास्त्रीय भाषा का तो ह्रास मतलब धीरे धीरे वेद की भाषा और फिर बाद में उससे भी ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में आपके उपनिषद वगैरह जितने भी हैं, वो तो एक के बाद एक भाषा का जो है धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसकी शुद्धता जो है महाराष्ट्र, बंगाल एवं हिंदी भाषी उत्तर भारत के राष्ट्रीय साहित्य में बनाए रखा गया है। बाद का भी जो साहित्य है जिसके अंदर जो शास्त्रीय भाषा उस समय की जो भाषा थी उससे भी हम नीचे अगर आ गए हों तो भी उसका, अब मीरा का जो संगीत है, मीरा के जो भजन है, सूरदास के जो है, आप कहें जी ये तो इसमें है, प्राकृत भाषा के अंदर है, ये अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। वो ऐसे मानकों के ऊपर चलते हैं, ऐसे सिद्धांतों का, जो ये सिद्धांतों का अनुसरण, और कौन से सिद्धांत का अनुसरण करेंगे, उनको कौन से कोई किसी से कोई ये थोड़ी है कि इसमें इतने मार्क्स आपके आ गए कि इतने सिद्धांत, 4 सिद्धांत है इसमें से आपने 3 को कवर कर लिया, या आपने जो कृति करी है उसमें 2 ही सिद्धांत को कवर किया, ऐसा नहीं है। सब में सिद्धांत वो एक ही है, और उसको किस तरीके से महाकाव्य के अंदर या जिन भी काव्यों में कैसे लाया जाए, जितने भी शास्त्र हैं उनका यही तरीका है। आप देश काल पात्र के अनुसार किसके लिए कौन सी चीज है, किस तरीके से उसको अपने मूल से जोड़ दिया जाए, ये सारे सिद्धांत हैं। कला के सिद्धांत जो वो ऊपर कह ही रहे, आप कला के लिए कला नहीं कर रहे, आप उन सारे सजेशंस को सबड्यू कर देते हैं जो अननेसेसरी आपके इंद्रियों को भड़का देते हैं। एक ये भी सिद्धांत है, आपको आवश्यकता नहीं है उनको भड़काने की, आप उसको ध्यान के अंदर ले जाते हैं, आप उसको कॉन्टेम्पलेशन के अंदर, मेडिटेशन में ले जाते हैं। आप कोई भी वो कृति पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि तुरंत ही आप जिस भी अवस्था में बैठे थे उससे आप गहरे चले जाते हैं। तो ये एक सिद्धांत नहीं हुआ अपने आप में। कला और क्या करती है भाई, कला का सिद्धांत क्या है कि आप जो देखते हैं, जिस भी तरीके से आपको एक विजन हुआ, साउंड में भी आप सुनते हैं तो भी आपको वो रिलेट करता है, आपके ऊपर इंप्रेशन डालता है किसी विचार के रूप में, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, कला के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। सिद्धांत उसका ये है कि मूल तक मैं कैसे इनके माध्यम से, चित्रकार है वो अपने उसके अंदर तरीके से रंगों के माध्यम से उसको लेके चला जाएगा,
दूसरे हैं उसको अपने तरीके से लेके चले जाएंगे। ये सारे सिद्धांत हैं। पश्चिम का कलाकार अपने तरीके से सिद्धांतों का अनुसरण करता है और उसके सिद्धांत लिमिट किससे होते हैं? उसका जो क्या कहें कंसेप्शन से। आत्मा का कॉन्सेप्ट है नहीं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट उसके है रूप का, सामने जो दिखता है। तो बहुत सुंदर विवेचन श्री अरविंद ने किया है। तो अगर कलाकार किसको कहें, फोटोग्राफ आने के बाद तो कलाकार की आवश्यकता ही नहीं है। फिर अगर आप प्रकृति जो दिखा रही है उसको हूबहू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो फोटोग्राफ कर रहा है वो काम। तो कलाकार क्या करता है? भैया आपने हूबहू अंगूर बना दिया, ऐसे अंगूर का चित्र बना दिया, इतना जीवंत दिखता है कि पक्षी आके उसको, श्री अरविंद दे रहे हैं ये उदाहरण कि पक्षी आ गए जी उसके ऊपर, आहा कितना बढ़िया कलाकार है। और तो वो काम फोटोग्राफ कर लेगा, तो कला को हटा दीजिए। तो कलाकार उस चीज का विवेचन कर रहा है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। पर अब आंखें कितना विवेचन करती हैं वो तो आपकी डीपर कितना ओपनिंग है उस पर निर्भर करेगा। ये सारा फर्क पड़ जाता है कि जो हाईएस्ट वेस्टर्न आर्ट है वो इंडिया की लोवेस्ट जो है वहां से वो शुरू करता है। और लोवेस्ट और हाईएस्ट में भी ये है, मानिए कि एक रेंज है सपोज, ये वाला उस रेंज के प्रवेश कर जाता है। जैसे पास सेकंड डिवीजन है, एक जना खाली पासिंग मार्क लेके समाउ सेकंड में प्रवेश किया है और एक खाली कुछ मार्क्स से फर्स्ट में जाने से रह गया, तो एक रेंज हो गई। तो वैसे ही जो पश्चिम का कलाकार है वो जो उसकी उच्चतम है, उस रेंज में जो भारतीय कलाकार है वो उस रेंज की हाईएस्ट जो पीक है वहां से शुरू करता है और वहां से तो उसकी शुरुआत है और वो उससे ऊपर लेके चला जाता है। ये समय आते आते ये सारी चीजें इसमें आती रहेंगी, पर ये बड़ी ही सुंदर चर्चा है। इसमें अगर कोई प्रश्न हो तो कल हम ले लेंगे, आज इसको हम, पर मेरे ख्याल से तो ये क्लियर होना चाहिए, इसमें तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। क्यों दीपक, ये तो साफ है, इसमें कोई बात थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ। पर ये बहुत ही बढ़िया है। अगर इसको इस तरीके से न किया जाए तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश पढ़ के देखना इसकी वो बहुत अनइंटेलिजिबल है। वो समझ ही नहीं आती वो कि कह क्या रहे हैं। और जब तक ऐसे नहीं खोला जाए तब तक ये नहीं समझ में आएगी। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं आज यहीं। कल फिर शब्या जी, रविकांत जी, विनीता, गौरव, इसको यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, जय श्री मां। शानदार है भैया। ओके ओके, जय श्री मां। जय श्री